स्वागत है आपका जीसीसी कोचिंग क्लासेस में। देखिए, हमने लास्ट 2 क्लास में बात की थी वायुमंडल की संरचना और उसके संगठन के बारे। आज हमारा जो टॉपिक है जलवायु विज्ञान के अंतर्गत सूर्य तप, इसके बारे में देखेंगे। देखिए, सूर्य तप जिसको इंसोलेशन कहा जाता है, ये वास्तव में सूर्य तप होता क्या है। देखिए, पृथ्वी पर सूर्य से प्राप्त होने वाली, ये क्या है, हमने पीछे देखा था सौर्यिक विकिरण या सौर विकिरण। तो पृथ्वी पर सूर्य से प्राप्त होने वाले सौर विकिरण की जो मात्रा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, सूर्य तप कहते हैं। देखिए, पृथ्वी पर इस सूर्य तप का कितना भाग पहुंचता है 1/2 अरबवां भाग पहुंचता है। याद रखिए, पृथ्वी पर सूर्य तप का 1/2 अरबवां भाग प्राप्त होता है। पृथ्वी पर जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा है उसका अधिकतम भाग इन्हीं सौर विकिरणों के द्वारा प्राप्त होता है, या हम ये कह सकते हैं कि इनको कौन सी तरंग कहा जाता है, लघु तरंग कहा जाता है। और जो सूर्य है ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो इस सूर्य का जो धरातल है, इस धरातल का तापमान बताया जाता है 6000 डिग्री सेल्सियस। देखिए, तापमान कई बार सेल्सियस में मिल सकता है आपको, कई बार फारेनहाइट में भी मिल सकता है। राउंड फिगर की बात करेंगे हम, लगभग 11000 फारेनहाइट। अब इसका एक फॉर्मूला होता है। कभी भी आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम में अगर सेल्सियस में आपको टेम्परेचर याद है और क्वेश्चन में वहां फारेनहाइट में पूछ रखा है, तो आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, C/5 F-32/9। ये फॉर्मूला है सेल्सियस टू फारेनहाइट में टेम्परेचर को कन्वर्ट करने का। C/5 F-32/9। देखिए, हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके पास में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान है और इसको आपको फारेनहाइट में बदलना है। तो देखिए, C की जगह क्या रखोगे आप, 5 बटा में नीचे 5 इज इक्वल टू F फारेनहाइट है, ये हमें ज्ञात करना है, -32/9। अब देखिए, मल्टीपल कीजिए क्रॉस रूट, तो 9 को हम 5 से गुणा करेंगे और 5 को हम F-32 से गुणा करेंगे, तो 9 × 5 = 45 और 5 को F से किया 5F -5 को 32 से किया तो क्या आ गया, 160। अब देखिए, ये माइनस के 160 हैं, इधर आएंगे किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो 45 + 160 इज इक्वल टू 5F। तो ये कितने हो गए, ये हो गए 205। तो 5F बराबर 205 है, तो F बराबर हो गया हमारा 205/5। इसको डिवाइड किया, F बराबर आ गया 41 डिग्री। तो फारेनहाइट 5 डिग्री सेल्सियस किस में बदल गया, 41 फारेनहाइट। तो ऐसे हम इसको बदल सकते हैं। अब देखिए, इस सूर्य तप के द्वारा पृथ्वी पर जो ऊर्जा आती है उसका मापन किया जाता है। उस सौर विकिरण का जो मापन करते हैं उसका एक यंत्र होता है जिसका नाम है पायरोहेलियोमीटर। पायरोहेलियोमीटर जो है वो सूर्य तप के मापन के लिए यूज में लिया जाता है। तो याद रखना, पायरोहेलियोमीटर सूर्य तप के मापन का एक प्रमुख यंत्र है। अब देखिए,
एक कंसेप्ट आती है सौर स्थिरांक, सोलर कांस्टेंट। ये क्या होता है? देखिए, ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों ओर क्या पाया जाता है? ये गैसीय आवरण क्या है? वायुमंडल है। इस वायुमंडल की जो बाहरी परत है, इस वायुमंडल की जो बाहरी परत है, इस परत पर सूर्य की जो विकिरणें प्राप्त होती हैं, उसकी एक लिमिटेशन दी गई है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये एक क्राइटेरिया दे रखा है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो इस प्रति वर्ग सेंटीमीटर और एक मिनट में जो सूर्य के विकिरणें हैं वायुमंडल के बाहरी भाग में पहुंचती हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं? सौर स्थिरांक। या हम ये कह सकते हैं कि वायुमंडल की जो बाहरी परत है उस पर प्रति वर्ग या प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट जो सूर्य तप की, जो सौर विकिरणों की मात्रा प्राप्त होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सौर स्थिरांक। और इसका एक मापन किया गया है, एक फिक्स इसकी मात्रा है। देखिए, सौर स्थिरांक का मापन या माप, इसका माप बताया जाता है 1.94 ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। सौर स्थिरांक का जो मान है वो कितना पाया जाता है? 1.94 ग्राम कैलोरी। कैलोरी क्या है? ये ऊष्मा के मात्रक की इकाई है, ऊष्मा के मात्रक की इकाई है। ऊष्मा को हम इसी प्रकार से कैलोरी में मापते हैं। ये मात्रक की इकाई है 1.94 ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर और प्रति मिनट। तो सौर स्थिरांक का जो मान है वो क्या है? ये है। कई बार राउंड फिगर में आपको 2 ग्राम मिल सकता है, या इस पूरे 1.94 ग्राम कैलोरी इस मान की जगह आपको ये लिखा हुआ मिल सकता है 2 लेंस ली। तो आप विचलित मत होइए, बात ये सेम है। 1.94 ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट, या ये लिख सकता है 2 लेंस ली, तो बात इक्वल है। ठीक है, ये था सौर स्थिरांक। अब हम बात करेंगे कि जो सूर्य तप है, ये सूर्य तप पूरी पृथ्वी पर कैसे प्राप्त होता है, इसकी मात्रा कितनी है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सूर्य तप का जो अक्षांशीय वितरण है, अक्षांशीय वितरण वो कैसा है? देखिए, जीरो डिग्री विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा, 66.5 डिग्री आर्कटिक वर्ग और 66.5 डिग्री अंटार्कटिका वर्ग, और ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री साउथ और नॉर्थ। तो देखिए, इसके अंतर्गत 3 मंडल दे रखे हैं। एक है निम्न अक्षांशीय मंडल, दूसरा है मध्य अक्षांशीय मंडल, तीसरा है उच्च अक्षांशीय मंडल। ये 3 मंडल है किसके अंतर्गत? सूर्य तप के अक्षांशीय वितरण। तो निम्न अक्षांशीय मंडल में किस चीज को रखा गया है? कारक से लेकर मकर तक का जो क्षेत्र है, इसको किसके अंतर्गत माना जाता है? इसको अक्षांशीय वितरण, ये जो निम्न अक्षांशीय है इसके अंतर्गत माना जाता है। कर्क से लेकर मकर तक क्यों माना जाता है? इसकी एक प्रमुख विशेषता है।
कि इसके अंतर्गत क्या होता है, जो तापमान है वो क्या होता है, अधिकतम और न्यूनतम। कितनी बार होता है, 2 बार अधिकतम तापमान मिलता है दिन में और 2 बार न्यूनतम तापमान होता है। 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम तापमान इस निम्न अक्षांशीय मंडल में मिलता है। कैसे मिलता है, हमने पीछे बात की थी। देखिए, जब परिक्रमण गति के अंतर्गत सूर्य की जो किरणें हैं ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा और ये विषुवत रेखा। देखिए, मान लीजिए इस स्थान पर, यहां विषुवत रेखा पर ए स्थान है, यहां पर सूर्य की जो सीधी किरण है, अर्थात हम कह सकते हैं जो अधिकतम तापमान है, मान लो यहां पर ये कितना समय था, 23 मार्च का। एक बार तो अधिकतम यहां आ गया, फिर 21 जून को यहां चला गया, वापस 23 सितंबर को यहां आ गए, तो 2 बार अधिकतम हो गया और ये न्यूनतम और ये न्यूनतम, 2 बार न्यूनतम इस स्थान पर और 2 बार क्या हो गया, तापमान अधिकतम हो गया। तो निम्न अक्षांशीय मंडल की एक विशेषता है कि इसमें 2 बार अधिकतम तापमान पाया जाता है और 2 बार न्यूनतम। वहीं मध्यम अक्षांशीय क्षेत्र की बात करेंगे तो इस क्षेत्र की बात की जाती है 23.5 से लेकर 66.5 के बीच का जो क्षेत्र है वो मध्यम अक्षांशीय का क्षेत्र है। और इसमें क्या होता है, जो तापमान है वो अधिकतम मिलेगा आपको 1 बार और न्यूनतम मिलेगा आपको 1 बार। कैसे, देखिए यहां पर सूर्य आया तो इस क्षेत्र में अधिकतम तापमान मिल गया, लेकिन जब ये सूर्य की सीधी किरणें यहां पड़ रही है तो यहां पर एक बार क्या हो गया, न्यूनतम तापमान हो गया। तो ये 23.5 से 66.5 ऊपर की बात हो रही है, तो यहां सूर्य आने पर क्या हो रहा है, अधिकतम तापमान, और जब सूर्य की किरणें यहां पड़ रही है तो यहां पर क्या हो रहा है, न्यूनतम तापमान मिल रहा है। तो इसकी विशेषता है एक बार अधिकतम और एक बार न्यूनतम। लेकिन याद रखना, इसमें जो तापमान है वो कभी भी शून्य में नहीं जाता है, तापमान शून्य में नहीं जाता। वहीं हम बात करेंगे उच्च अक्षांशीय की, तो उच्च अक्षांशीय 66.5 से 90 डिग्री उत्तर और 66.5 से 90 डिग्री दक्षिण। यहां भी ये सेम कंडीशन होती है, अधिकतम एक बार न्यूनतम एक बार। लेकिन यहां की एक प्रमुख विशेषता ये है कि यहां तापमान शून्य में चला जाता है, शून्य में चला जाता है। डिफरेंस यही है कि यहां तापमान शून्य में नहीं जाता है, यहां तापमान शून्य में चला जाता है। देखिए, अक्षांशीय वितरण के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि सूर्य तप की मात्रा अक्षांशों के अकॉर्डिंग कितने प्रतिशत मिलती हैं। तो देखिए, द्रातलीय वितरण इसका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। 0 डिग्री की बात करूंगा तो यहां पर 100% सौर विकिरण की मात्रा प्राप्त होती है, वहीं ऊपर की ओर जाएंगे कम होगी। 30 डिग्री की बात करेंगे लगभग 88% सौर विकिरण की मात्रा प्राप्त होती है। 60 डिग्री की बात करेंगे लगभग 57% सूर्य तत्व की मात्रा प्राप्त होती है। लेकिन हम कई बार ये सोच जाते हैं कि 90 डिग्री पर जाने पर सौर विकिरण की मात्रा क्या हो जाती है, 0%, जो क्या है, गलत है। ऐसा नहीं होता। सूर्य तत्व की मात्रा यहां पर 40 से 42% तक पाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद तापमान शून्य में मिलता है, कम मिलता है। वो क्यों मिलता है, इसके पीछे रीजन ये कि सूर्य की किरणों का यहाँ तिरछापन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण तापमान कम पाया जाता है, लेकिन मात्रा तो 40 से 42% के आसपास पाई जाती है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे
ये सूर्य तप है, इसको प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं। हमने अभी तक देखा इसका अक्षांशीय वितरण, इसका द्राघलीय स्वरूप, सौर स्थिरांक का मान, लेकिन अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं इस टॉपिक का, इसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक। कारक में नंबर 1 बात करें हम आपतन कोण या सूर्य की किरणों का क्या कह सकते हो आप, तिरछापन। सूर्य की किरणों का तिरछापन कह सकते हो या कह सकते हो आप आपतन कोण। देखिए ये 0 डिग्री है, सूर्य है, और सूर्य की यहां किरण आ रही है, सूर्य की यहां किरण आ रही है, और सूर्य की यहां ध्रुवों पर किरण आ रही है। अब जो 0 डिग्री पर सूर्य की किरण आ रही है, ये क्या आ रही है, बिल्कुल सीधी आ रही है, ये सीधी किरण है। लेकिन यहां ध्रुवों पर ये किरण क्या हो रही है, तिरछी हो रही है। तो सूर्य की जब सीधी किरण यहां पर पड़ती है तो सूर्य तप की मात्रा क्या मिलेगी, आपको अधिक मिलेगी, और तिरछेपन के कारण सूर्य तप की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसके कारण सूर्य तप की मात्रा में परिवर्तन होता है। सूर्य की जो किरणें होती हैं उनके तिरछेपन से क्या होती है, सूर्य तप की मात्रा प्रभावित होती है। वहीं हम बात करेंगे दूसरा जो कारक है, दिन की अवधि, या हम ये कह सकते हैं प्रकाश की अवधि। दिन की अवधि और प्रकाश की अवधि कैसे सूर्य तप को प्रभावित करती है, देखिए हमने बात की थी, दो चीजें हैं कि भूमध्य रेखा पर सदैव दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और 21 मार्च व 23 सितंबर को पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। दो बातें थी हमारे पास। अब देखिए ये विषुवत रेखा है, यहां से हम ऊपर की ओर जाएंगे, दिन की अवधि क्या होगी, देखिए याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। दिन की अवधि विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे, दिन की अवधि क्या होगी, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। लेकिन दिन की अवधि तो बढ़ रही है, और दिन की अवधि के अकॉर्डिंग सूर्य तप की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि यहां पर 100% 0 पर, और यहां पर 88, और यहां पर 57, और यहां पर 40 या 42%। लेकिन दिन की अवधि यहां ऊपर की ओर क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद सूर्य तप की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। तो उसका सीधा सा कारक क्या है, ये फर्स्ट है, क्योंकि ऊपर की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का क्या होता चला जाता है, तिरछापन, इसके कारण मात्रा क्या होती चली जाती है, कम। इसी के अकॉर्डिंग यहां पर दिन की अवधि क्या मिलेगी, 12 घंटे की मिलेगी, लेकिन यहां पर सूर्य की किरणों का क्या मिलेगा, आपको सीधापन मिलेगा, जिसके कारण सूर्य तप की मात्रा अधिक आती है। तो ये दिन की अवधि है, ये भी क्या कर रही है, सूर्य तप को प्रभावित कर रही है। आगे हम सबसे इंपॉर्टेंट कारक हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है, और ये जो कारक है ये बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, ये वार्षिक कारक है। देखिए हमने दो बात की है, आपतन कोण, सूर्य के तिरछेपन का, और दिन की अवधि का। अब जो तीसरा कारक आ रहा है वो है पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी।
अब देखिए, यहां पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी और यहां पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, दोनों में क्या मिल रहा है? अंतर मिल रहा है। यहां सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या हो रही है? कम हो रही है। इसलिए जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उपसौर या पेरिहेलन बोलते हैं। उपसौर या पेरिहेलन बोलते हैं। और जब सूर्य की और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो क्या होगी? अधिकतम होगी। ये न्यूनतम थी या न्यूनतम है और ये क्या है? अधिकतम। अधिकतम होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? अपसौर, एपिहेलन। अब दो स्थितियां मिलती हैं और ये दो स्थितियां जो हैं वो स्थितियां कब मिलती हैं? ये मिलती हैं जी, देखिए उपसौर और अपसौर की जो स्थिति है यहां मिलेगी आपको 3 जनवरी और यहां मिलेगी आपको 4 जुलाई। 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति पाई जाती है और 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति पाई जाती है। इन दोनों स्थितियों में जब देखिए सूर्य और पृथ्वी की जो न्यूनतम दूरी होती है तब सूर्य तप की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब अधिकतम दूरी होती है तो क्या हो जाएगी? सूर्य तप की मात्रा कम हो जाएगी। और इसी के अकॉर्डिंग देखिए जो 3 जनवरी और 4 जुलाई ये फिक्स डेट है, इसी में न्यूनतम और अधिकतम दूरी होती है और इसके अकॉर्डिंग सूर्य तप की मात्रा में जो वृद्धि या कमी होती है वो कितनी होती है? याद रखना, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी से जो तापमान में वृद्धि या कमी होती है कितने की होती है? 7% की होती है। कितने की होती है? 7% की वृद्धि या कमी होती है तापमान के अंतर्गत। इस स्थिति में और इस स्थिति के अंतर्गत जो सूर्य की जो दूरी है पृथ्वी से वो कितनी है ये देखेंगे हम। देखिए एक सामान्य दूरी है, एक न्यूनतम दूरी है और एक अधिकतम दूरी है। और देखो कई बार डाटा आपको मील में भी मिल सकता है और कई बार किलोमीटर में। उपसौर, सामान्य और अपसौर। उपसौर न्यूनतम, सामान्य हो गया और ये अधिकतम। ये न्यूनतम है, ये अधिकतम और ये क्या है? सामान्य है। देखिए मील की बात करेंगे 9.15 करोड़ मील, ये क्या है? न्यूनतम दूरी है मील के अंतर्गत। 9.3 करोड़ मील ये क्या है? सामान्य है। और 9.45 करोड़ मील ये क्या है? अपसौर की स्थिति है। ये तो हो गया मील के अंतर्गत। अब कई बार क्या होता है, इसे किलोमीटर में पूछा जा सकता है तो 14.7 करोड़ किलोमीटर ये उपसौर की स्थिति हो गई। 14.9 करोड़ ये क्या हो गई? सामान्य स्थिति हो गई। और 15.2 करोड़ किलोमीटर ये क्या हो गई? अपसौर की स्थिति हुई। तो हमारे पास में दोनों डाटा हैं, ऊपर मील में दिया हुआ है, नीचे किलोमीटर में दिया हुआ है और ये बीच में स्थितियां दे रखी है उपसौर, सामान्य और अपसौर। देखिए इसको याद रखना बड़ा आसान है। 9 है और उसके बाद में 15, 30, 45, ठीक है, ये हो गया मील का डाटा। और उसके बाद में 14.7, 14.9 और 15.2 ये क्या है? किलोमीटर के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उसके दौरान सूर्य तप की मात्रा क्या हो जाती है? 7% वृद्धि हो जाती है और 7% कमी हो जाती है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारक है। अब हम चौथा प्रभावित करने वाला कारक देख रहे हैं, सौर
कलंक, सन स्पॉट, ये क्या होता है देखिए। आपको पता है सूर्य के अंतर्गत दो प्रमुख गैसें हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों आपस में क्या करती हैं, संलयन करती हैं, जिसके कारण क्या होती है, ये गैस का गोला बना रहता है। कई बार ये क्या होता है, इसका चक्कर औसतन 11 वर्ष और अधिकतम दे रखा है 22 वर्ष, 22.2 वर्ष। ये 11 वर्ष क्या है, औसत है, और ये टोटल है इधर वाला 22। तो इस समय के दौरान क्या होता है, एक सनस्पॉट क्रिएट होता है। कैसे होता है कि इनका संलयन अचानक से क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो आप एक उदाहरण देखते हो, एक कैंडल्स होती है, जब वो ऑफ होने के समय में आती हैं तो एक तेज प्रकाश आता है, उसके बाद में वो जल्दी से ऑफ हो जाती है। तो वही चीज ये है, जब सौर कलंक क्रिएट होते हैं तो ये सौर कलंक क्रिएट होने से पहले तेज प्रकाश आता है, जिसके कारण सूर्य तत्व की मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और इस सूर्य तत्व के जो सौर स्थिरांक का मान है, इसके अंतर्गत 1 या 2% की वृद्धि हो जाती है। किसके कारण, सौर कलंक के कारण। तो ये भी सूर्य तत्व को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। अब हम पांचवा कारक ले रहे हैं सूर्य तत्व को प्रभावित करने वाला, वायुमंडल की पारदर्शिता। वायुमंडल की पारदर्शिता देखिए, ये करक है, नीचे मकर है, और ये विषुवत है। देखिए सूर्य तत्व की अधिकतम मात्रा कहाँ मिल रही है, 100% विषुवत रेखा पर। लेकिन इसके बावजूद यहाँ तापमान कम पाया जाता है, किसकी अपेक्षा, करक और मकर की अपेक्षा। तो इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर मेघा छादन पाया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर दोपहर के समय है, अधिकतम वर्षा होती हैं, और वो किसके द्वारा, बादलों के द्वारा। तो यहाँ पर बादल पाए जाते हैं, इस 0 डिग्री के आसपास के क्षेत्रों में क्या होते हैं, बादल अधिकतम पाए जाते हैं। और यहाँ दोपहर के 1 या 2 बजे मूसलाधार वर्षा होती है हमेशा। दिन में 1 से 2 बजे के बीच में मूसलाधार वर्षा होती है। और ये बादल क्या करते हैं, सूर्य तत्व की मात्रा, जो सौर विकिरण की मात्रा है, उसको क्या कर देते हैं, परावर्तन कर देते हैं, जिसके कारण यहाँ पर तापमान अधिकतम नहीं पाया जाता है। लेकिन इन करक और मकर के क्षेत्रों में आकाश कैसा दिखाई देता है, स्वच्छ दिखाई देता है। आकाश जब स्वच्छ होगा तो सूर्य तत्व की मात्रा जितनी प्राप्त होती है उतनी ही हमें प्राप्त होगी, इसका कोई परावर्तन नहीं होता, जिसके कारण यहाँ का तापमान क्या मिलेगा आपको, अधिकतम मिलेगा करक और मकर के क्षेत्रों में, और विषुवत रेखा पर तापमान क्या मिलेगा आपको, कम मिलेगा। तो हमने ये 5 कारक देखे। पहला कारक हमने देखा था आपतन कोण, सूर्य की किरणों का तिरछापन। दूसरा कारक हमने देखा था दिन की अवधि, या हम ये कह सकते हैं प्रकाश की अवधि। तीसरा कारक हमने ये देखा था कि पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी। और चौथा कारक सौर कलन। और पांचवा कारक हमने देखा है अभी वायुमंडल की पारदर्शिता। अब देखिए इसके अलावा कुछ छोटी छोटी कंसेप्ट है, जैसे हमने बात की है प्रकीर्णन, परावर्तन, ऐसी कुछ शब्दावली। प्रकीर्णन में क्या होता है, प्रकीर्णन कब होता है, स्कैटरिंग कैसा होता है, कब होता है, क्या प्रक्रिया होती है। ये आपका धूलकण है, ये धूलकण है, और सूर्य की जो किरण आती है, ये सूर्य की जो किरण है, इस किरण का जो व्यास है वो अधिक है। कहने का तात्पर्य है
कि जो सूर्य की जो ये सौर विकिरण है, जब सूर्य की जो किरण आती है और धूल कण का जो व्यास होता है, उस तरंग से क्या होगा, तरंग से क्या होगा, छोटा होता है। जब धूल कण का व्यास तरंग से छोटा होता है तो उस समय सौर विकिरणों का क्या होगा, प्रकीर्णन होगा। याद रखना, जब धूल कण का व्यास इस तरंग से छोटा होता है तो क्या होगा, प्रकीर्णन होगा। वहीं हम बात करें परावर्तन की, विसरित परावर्तन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है कि ये जो धूल कण है, इस धूल कण का जो व्यास होता है वो तरंग से क्या होता है, बड़ा होता है। तरंग से जब धूल कण का व्यास बड़ा होगा तो उस समय क्या होगा, परावर्तन, और जब धूल कण का व्यास तरंग से छोटा होगा तो उस समय क्या होगा, प्रकीर्णन होगा। और इस परावर्तन के कारण हमें एक चीज दिखाई देती है। क्या दिखाई देता है, चंद्रमा का जो अंधेरे वाला भाग है वो इसी परावर्तन के कारण दिखाई देता है। याद रखना, चंद्रमा का जो अंधेरे वाला भाग है वो परावर्तन के कारण हमें दिखाई देता है। इसके अलावा एक विस्तृत दीवा प्रकाश होता है जिसको डिफ्यूज डे लाइट कहा जाता है, या विस्तृत नीला प्रकाश भी कह सकते हैं, डिफ्यूज ब्लू लाइट भी कह सकते हैं। विस्तृत दीवा प्रकाश, ये क्या होता है, देखिए प्रकीर्णन और परावर्तन, इन दोनों के बाद भी जब धरातल पर प्रकाश प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, विसरित दीवा प्रकाश। आप एक इसका अच्छा उदाहरण देख सकते हैं कि दिन के अंतर्गत, दिन में कमरे में जो प्रकाश दिखाई देता है वो किसका उदाहरण है, वो है विस्तृत दीवा प्रकाश का उदाहरण। कमरे में जो बंद कमरे में आपको प्रकाश दिखाई देगा वो किसका उदाहरण है, वो विस्तृत दीवा प्रकाश का उदाहरण। इसके अलावा जो ये सूर्य तप प्राप्त होता है, जो ऊष्मा प्राप्त होती है हमें, इस ऊष्मा का स्थानांतरण होता है और उस स्थानांतरण के कारण क्या होता है, अलग अलग पदार्थों में ऊष्मा विस्तारित हो जाती है। और जब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ऊष्मा स्थानांतरित होती है तो उसको अलग अलग शब्दावली के रूप में जाना जाता है, जैसे संचालन। याद रखना, ऊष्मा का स्थानांतरण है वो गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ की ओर होता है। जब ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ की ओर किसके अंतर्गत होगा, ठोस वस्तुओं में होगा। जब ठोस वस्तुओं में होगा ऊष्मा का स्थानांतरण तो उसको हम क्या बोलेंगे, संचालन। और दूसरी चीज आती है संवहन, कन्वेक्शन, इसको बोलते हैं कंडक्शन, कंडक्शन, और कन्वेक्शन, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन, संवहन। संवहन में क्या होता है, जब ऊष्मा का स्थानांतरण कहां हो, तरल व गैसीय पदार्थों में होता है, तरल व गैसीय पदार्थों में होता है तो उसको हम बोलते हैं संवहन। जब ठोस पदार्थों में होगा ऊष्मा का स्थानांतरण तो उसको क्या बोलेंगे, संचालन बोलेंगे। एक चीज और आती है, एक होता है विकिरण। ये विकिरण क्या होता है, देखो इसके अंतर्गत ऊष्मा जो होती है न तो किसी माध्यम के द्वारा चलती है और माध्यम को गर्म किए बिना ऊष्मा स्थानांतरित हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, विकिरण। और विकिरण के अंतर्गत ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो किस में होता है, निर्वात में होता है, वैक्यूम में होता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। विकिरण के अंतर्गत ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो किसके अंतर्गत होता है, निर्वात में होता है। और चौथी चीज जो आती है वो आती है अभिवहन। ये भी ऊष्मा के स्थानांतरण का एक प्रमुख कारक है।
लेकिन इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण वायुमंडल में क्षैतिज रूप में होता है, यहां हॉरिजॉन्टल में होता है इन तीनों में, लेकिन इसके अंतर्गत क्या होता है, क्षैतिज रूप में। ये सारे वर्टिकल्स हैं और ये नीचे हॉरिजॉन्टल। क्षैतिज रूप में वायुमंडल में ऊष्मा का जब स्थानांतरण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अभिवहन बोलते हैं। और इस ऊष्मा का जो स्थानांतरण है, देखिए पृथ्वी पर जो अक्षांशीय संतुलन है, ऊष्मा का जो संतुलन है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, याद रखना पृथ्वी पर जो अक्षांशीय संतुलन है वो दो कारकों के द्वारा, एक तो पवन और एक महासागरीय धाराएं। ये दो प्रमुख कारक हैं जो अक्षांशीय संतुलन, ऊष्मा का अक्षांशीय संतुलन बनाए रखती हैं। पवनों के द्वारा कितना प्रतिशत, 75, और महासागरीय धाराओं के द्वारा 25% अक्षांशीय संतुलन बना रहता है। तो आपका ये सूर्य तप का टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। और आपसे एक क्वेश्चन करता हूं मैं, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। निम्न में से कौन सी गैस है जिसका भार आयतन से कम है? यह आपका एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।